नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूरबा। बच्चों, आज हम दूरबा के पाठ 7 के प्रश्न और उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको हाल ही में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपने अभी तक पाठ 7 के उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने पाठ को पढ़ाया गया है तो यहाँ देखिएगा, आई बटन पे जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, आपको पाठ 7 की वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद में आप उसे देखिएगा और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने आपको प्रश्नोत्तर दिखाए गए हैं। तो आप उस प्रश्नोत्तर की वीडियो को देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कठिनाई उपलब्ध नहीं होगी। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 7 दूरबा संस्कृत कक्षा 10 की पुस्तक, उसके प्रश्न और उत्तर को। तो देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात इसका उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद में या एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्या गंगा नदी अस्ति इति कहा उक्तवान। जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह वाक्य कि संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं में गंगा नदी के समान होती है, यह वाक्य किसने कहा था? तो इसका उत्तर सही है महात्मा गांधी। बच्चों, महात्मा गांधी ने इस वाक्य को कहा था कि संस्कृत भाषा जो है वो भारतीय भाषाओं की जननी है और सभी भारतीय भाषाओं में गंगा नदी के समान वह कार्य करती है। दूसरा प्रश्न है भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्। मैंने आपको बताया था कि ये जनरल नॉलेज का आपका भी एक प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप उत्तर लिख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न है, देखिए वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः। वैयाकरणों में अर्थात व्याकरण जानने वालों में व्याकरण बहुत सारी लिखी गई है, जैसे तमिलनाडु के अलग व्याकरण है, साउथ इंडिया में जितने भी अलग अलग प्रांत हैं सबके अलग अलग व्याकरण हैं, अलग अलग विदेशों की अलग अलग व्याकरण है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग व्याकरण है। तो सारी की सारी व्याकरणों में सबसे श्रेष्ठ व्याकरण किसको माना जाता है? तो पाणिनि व्याकरण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए, पाणिनि व्याकरण या पाणिनि। चौथा प्रश्न है भारतीय एकता साधकम किम। भारतीय एकता की साधक कौन है, अर्थात भारतीय एकता को कौन सिद्ध करता है? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा संस्कृतम। संस्कृत भाषा एवं भारतीय एकतायाः साधकम अस्ति। अंतिम प्रश्न है एक पद उत्तर वाले का कि संस्कृतम कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकम समृद्धम। संस्कृत भाषा जो है वो किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? तो आप पाठ में पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि लैटिन भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वह अत्यधिक समृद्ध है। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए लैटिन भाषा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अभी हमने जो पढ़ा था वह था एक पद में उत्तर, उसके आपने एक पद में उत्तर लिख दिए थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा किसका पालन पोषण करती है? तो आप उत्तर में लिख लीजिएगा कि संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा जो है वो विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। दूसरा प्रश्न है सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? तो आप उत्तर में लिख लीजिए कि सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति या आसीत। कि जो संस्कृत भाषा है वह क्या है? सारी की सारी भाषाओं की, इसीलिए तो संस्कृत भाषा को सर्व भाषाओं की जननी कहा जाता है। समस्त भारतीय भाषाओं की और विदेशी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है, इसीलिए समझ में आता है हमें बात। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि संस्कृत भाषा एवं समस्त भारतीय भाषाणाम या विश्वस्य सर्वासाम भाषाणाम प्राचीना भाषा अस्ति। तो उत्तर लिख लीजिएगा आपके संस्कृत भाषा सर्व प्राचीना भाषा आसीत या अस्ति। अगला है तीसरा प्रश्न, देखिए श्रीमाता संस्कृत विषये किम कथयति। श्रीमाता ने संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, उत्तर लिख लीजिएगा आप कि श्रीमाता संस्कृत विषये कथयति संस्कृतम एव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति। संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए, ऐसा श्रीमाता ने अपने कथनों में कहा था। तो उत्तर लिख लीजिए आप कि श्रीमाता कथयति यत् संस्कृतम एव अस्माकं भारतीय भाषाणां राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति।
चौथा प्रश्न है देखिए, मैक्स मूलर संस्कृत विषय के मुक्तवान। मैक्स मूलर जो कि एक विदेशी जानकार थे, विद्वान थे, साहित्य के अच्छे खासे जानकार थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहा था? तो आप उत्तर में लिख लीजिए कि मैक्स मूलर उक्तवान यत् संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो है वो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से या महान भाषाओं में से एक है। तो संस्कृत भाषा को मैक्स मूलर जो कि एक विदेशी जानकार थे, उन्होंने भी संस्कृत भाषा को क्या कहा? महान कहा है। महत्तमा अर्थात महान है। फिर देखिए अगला है, अस्माकं सर्वेषां जननी का, हम सबकी जननी कौन है? हम सबकी जननी कौन है? तो उत्तर है अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता। हमारी सबकी माता कौन है? भारत माता ही हम सबकी जननी है। अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता इति। फिर है देखिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखिएगा कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न नंबर 3 में भी आपको इसमें दीर्घ उत्तर आपको लिखने हैं। तो वह हम कैसे लिखेंगे? पहला प्रश्न है जैसे, संस्कृत विषये विवेकानंदेन किम कथितम। संस्कृत भाषा के विषय में विवेकानंद जी ने क्या कहा था? उत्तर लिखेंगे हम, संस्कृत विषये विवेकानंदेन कथितम यत् संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम इति। संस्कृत भाषा के विषय में विवेकानंद जी ने कहा था कि संस्कृत भाषा अवश्यम एव शिक्षणीयम, अर्थात हमें कंपलसरी उसको पढ़ाना है। संस्कृत भाषा को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को उसका पठन पाठन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है देखिए, वेबर महोदयेन संस्कृत विषये किम उक्तम। वेबर जो कि एक विदेशी जानकार थे, विदेशी विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहा था वो भी हम बताते हैं कि वेबर महोदयेन उक्तम संस्कृत विषये संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च आसीत्। कि संप्रति वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में यदि कोई व्याकरण प्रसिद्ध है और पूर्ण सर्वमान्य है तो वह है सिर्फ और सिर्फ पाणिनि व्याकरण। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम उर्वरतायां च भारतीयाः उच्चस्थले प्रतिष्ठिताः। अर्थात दर्शन और व्याकरण के प्रामाणिकता के क्षेत्र में भारतीय लोग जो हैं वो क्या है? उच्चतम स्थल पर आज भी विराजमान है। किस क्षेत्र में? तो दर्शन और व्याकरण के क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न है देखिए अंतिम, एच विल्सन महोदय संस्कृत विषय के मुक्तवान। एच विल्सन महोदय जो कि ये भी एक विदेशी विद्वान थे, तो इन्होंने संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहा है यह भी हम जानना चाहेंगे। इसका उत्तर आप लिख लीजिए कि एच विल्सन महोदय संस्कृत विषय उक्तवान यत्। उन्होंने कहा है कि न जाने विद्यते किम तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिकाः वयम्। उन्होंने अपने वाक्य में संस्कृत भाषा की तारीफ करते हुए, उसकी प्रसिद्धि को प्रशंसा करते हुए कहा है कि न जाने विद्यते, न जाने संस्कृत में तन्माधुर्यमत्र, उसमें इतनी मधुरता, उसमें इतनी मिठास क्यों है, कैसे है, जिससे कि हम लोग जो विदेशी लोग हैं वो उन्मत्त होकर के उसमें डूबने के लिए चले आते हैं या उसमें ही खोए रहते हैं। ऐसा एच विल्सन महोदय ने अपने वाक्यों में कहा था। तो बच्चों ये थे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 3। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 जो कि है उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। अर्थात आपको रिक्त स्थानों की उचित शब्द के साथ पूर्ति करनी है। पहला शब्द है, आपको कोष्टक में 2 ऑप्शन भी दिए हैं। जैसे पहला है भारतीयैकता खाली स्थान संस्कृतम, कोष्टक में आपको दिया है बाधकम साधकम वा। तो ये रिक्त स्थान जितने भी हमें वो पाठ की सहायता से भी हमें मिल सकते हैं। तो जैसे भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, आप रिक्त स्थान में लिख लेंगे साधकम संस्कृतम। दूसरा है रिक्त स्थान वैदेशिकः विद्वान अस्ति, ऑप्शन में लिखा मैक्स मूलर और अरविंद। तो आपको मैक्स मूलर और अरविंद दोनों में से बताना है कि विदेशी विद्वान कौन थे। तो अरविंद, जो महर्षि अरविंद थे वो तो भारत के ही रहने वाले थे, इसलिए वो तो विदेशी हुए नहीं। तो मैक्स मूलर जो थे वो मैक्स मूलर कौन हुए? वह विदेशी विद्वान हुए। तो आप ऑप्शन में लिख लीजिएगा, दूसरे वाले रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिएगा कि मैक्स मूलर। तीसरा है रिक्त स्थान संपोषकम संस्कृतम, तो उत्तर में आप लिख लीजिएगा विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। विश्व बंधुत्व की संपोषक कौन है? तो संस्कृत भाषा ही विश्व बंधुत्व की संपोषक है। चौथा प्रश्न है, चौथा रिक्त स्थान है संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनयोर मध्ये रिक्त स्थानम अस्ति सेतु केतु वा।
सेतु अर्थात होता है ब्रिज, जो हम कहते हैं ना पुल, हिंदी में हम कहते हैं पुल, जिस पे हम दो नदी के ऊपर होता है, जिससे एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ता है, वह होता है पुल। तो संस्कृत भाषा क्या है? प्राचीन और अर्वाचीन, अर्थात प्राचीन अर्थात पुराने विद्वान लोग और अर्वाचीन अर्थात जो नए विद्वान लोग होने वाले हैं, तो उन दोनों के बीच में यह सेतु का कार्य करती है। कौन? तो संस्कृत भाषा जो है वह इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य करती है। अंतिम रिक्त स्थान है संस्कृत साहित्यम मानव जाते कृते रिक्त स्थान अस्ति, तो अमूल्य धनम, रिक्त स्थान में आप लिख लीजिएगा अमूल्य धनम, कि संस्कृत साहित्य में मानव जाति के लिए संस्कृत साहित्य क्या है? अमूल्य धन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखिए आप, यथा योग्यम योजयत, आपको जोड़ियां मिलानी हैं। अब आपको इसमें उचित शब्दों के साथ में उचित शब्दों का मेलन करना है। जोड़ियों में आपको क्या दिया है? कुछ विद्वानों के मत दिए हैं और वह ऊपर नीचे है, तो आपको सही विद्वान का मत सही के आगे लगाना है कि किस विद्वान ने किस मत को कहा है। जैसे पहला है संस्कृतम अवश्यम एव शिक्षणीयम, संस्कृत आपको अवश्य पढ़ानी चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य जो था वो विवेकानंद जी ने कहा है। तो आप पहले वाले कॉलम के आगे दूसरे वाले कॉलम में से 5वें वाले नंबर को उठा कर लेके उसके सामने लिख लीजिए कि विवेकानंद जी ने इस वाक्य को कहा है। दूसरा है संस्कृतम एव राष्ट्रभाषा भवितव्या, यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था कि संस्कृत अवश्यम राष्ट्रभाषा भवितव्य, संस्कृत क्या होनी चाहिए? राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था। तो आप लिख लीजिए डॉक्टर संपूर्णानंद। संस्कृत भाषाभ्या गंगा नदी इव, संस्कृत जो है भाषाओं में गंगा नदी की तरह कार्य करती है। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य महात्मा गांधी जी ने कहा था। चौथा है मातृभाषया सह शिक्षणम संस्कृत शिक्षणीयम, मातृभाषा के साथ में संस्कृत का शिक्षण करना अनिवार्य है या करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा था? तो मोहम्मद अली छागला जी ने यह बात कही थी। और अंतिम है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो है वो विश्व की सबसे श्रेष्ठ भाषाओं में एक है और महान भाषाओं में से एक है, सबसे महान भाषा है। तो यह बात विदेशी विद्वान मैक्स मूलर जी ने कही थी। यह वाक्य किसने कहा था? तो विदेशी विद्वान मैक्स मूलर जी ने कहा था। तो ये थे उचित जोड़ियां जो हमने आपको बता दी है। अब हम आपके सामने आते हैं प्रश्न नंबर 6 को लेकर के, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना। पहला वाक्य है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो है वो विश्व की महान भाषा है। यह वाक्य सत्य है या असत्य है? तो यह वाक्य सत्य है, इसके आगे हम लिख देंगे आम। दूसरा है संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम न अस्ति, संस्कृत की जो व्याकरण है वो सर्वमान्य नहीं है। तो यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य गलत है, इसलिए हम आपके इसके सामने लिख देंगे ना। तीसरा प्रश्न है संस्कृत भाषा या अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्णा वर्तते, संस्कृत भाषा की अपेक्षा जो ग्रीक भाषा है वह अधिक संपूर्ण व्याकरण है। तो यह वाक्य भी उचित नहीं है, सही नहीं है। ग्रीक भाषा संस्कृत भाषा से अधिक पूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसको आगे भी ना ही लिखेंगे, ना लिख देंगे। इसके बाद में देखिए चौथा संस्कृत माधुर्यम वैदेशिकैः अपि अनुभूतम, कि संस्कृत की जो मधुरता है, मिठास है, वह विदेशियों ने भी उसका अनुभव लिया है, उसका रसास्वादन किया है। तो यह वाक्य सत्य है, इसके आगे हम लिख देंगे आम। और अंतिम है भारतीय ऐकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, भारतीय एकता के लिए संस्कृत भाषा आवश्यक है। यह वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? तो यह वाक्य शुद्ध है, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे आम। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, आपको कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के आपको 3 कॉलम बनाना है। एक शब्द में, एक कॉलम में आपको लिखना है मूल शब्द, दूसरे कॉलम में लिखना है विभक्ति और तीसरे कॉलम में लिखना है वचन। पहला शब्द दिया है जैसे संस्कृतस्य, तो संस्कृतस्य जो शब्द है इसका मूल शब्द हो जाएगा संस्कृत, इसकी जो विभक्ति हो जाएगी वह हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य की तरह रामस्य में षष्ठी विभक्ति होती है उसी प्रकार संस्कृतस्य में भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और वचन जो है वह एक वचन हो जाएगा, जैसे बालकस्य में एक वचन है वैसे ही इसमें भी एक वचन हो जाता है, क्योंकि यह अकारांत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। दूसरा है विचाराणाम, विचाराणाम शब्द जो है वह षष्ठी बहुवचन का
शब्द है, इसका मूल शब्द आप लिख लीजिए विचार, इसका विभक्ति लिख लीजिए आप षष्ठी विभक्ति, और इसका वचन लिख लीजिए बहुवचन। तीसरा जो शब्द है सर्वैहि, तो सर्वैहि जो शब्द है वो जिस प्रकार से हम राम शब्द में रामैहि शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार सर्वैहि जो शब्द है वह सर्वाधिकरण में प्रयुक्त शब्द है। और सर्वैहि शब्द की जो हम विभक्ति लिखेंगे वह लिख देंगे तृतीया, और वचन में लिख देंगे वचन बहुवचन, और इसका जो मूल शब्द है वह है सर्व शब्द। तो सर्व शब्द इसका मूल हुआ, विभक्ति हुई तृतीया, वचन हुआ बहुवचन। चौथा है प्रचारे, प्रचार इसका मूल शब्द है, विभक्ति हो जाएगी इसमें सप्तमी, वचन हो जाएगा एक वचन। जिस प्रकार से रामे, बालके, अकारांत जितने भी शब्द है वह इस तरह से चलते हैं। और अंतिम है राजनेत्री नाम, तो राजनेत्री नाम का जो मूल शब्द है वह है राजनेत्री, विभक्ति हो जाएगी इसमें षष्ठी, और वचन हो जाएगा इसमें बहुवचन। इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 7 भी आपका समाप्त होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। कुछ आपको क्रियापद दिए हैं, उन क्रियापदों के हमें धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। तो आप इस प्रकार से इसमें 5 कॉलम बना लीजिएगा, जिसमें पहले में हम क्रियापदम लिख देंगे, दूसरे में धातु, तीसरे में लकार, चौथे में पुरुष, अंतिम में वचन हम लिख देंगे। तो पहला इन्होंने दिया है अवदत, तो अवदत जो है क्रियापद है, उसमें धातु कौन सी है, तो वद उसमें धातु है, लकार उसमें लंग लकार है, पुरुष है उसमें प्रथम पुरुष, और वचन है उसमें एक वचन। दूसरा है कथयति, कथयति में कथ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तीसरा है जानंती, जानंती में ज्ञा धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अब जैसे स्थास्यति है, स्थास्यति में स्था धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसके बाद है भविष्यंती, भविष्यंती में भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। यह था प्रश्न नंबर 8। अब हम प्रश्न नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 में संधि विच्छेद करके हमें संधि का नाम यहाँ पर देना है। पहला शब्द है कथनेपि, इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे कथने धन अपि, इसमें हो जाएगी पूर्व रूप संधि। दूसरा है स्थास्यति एव, स्थास्यत्येव, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्थास्यति धन एव हो जाएगा, इसमें हो जाएगी हमारी यण संधि। तीसरा है नैके, न धन एके, यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। चौथा है यद्यपि, यदि धन अपि, यहाँ हो जाएगी यण संधि। और अंतिम है प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन धन अर्वाचीन हो जाएगा और हो जाएगी इसमें दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। ये था प्रश्न नंबर 9। अब हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 10, अव्ययैः सह निर्माणम वाक्यस्य। अव्यय के साथ में हमें, अव्यय के द्वारा हमें वाक्यों का निर्माण करना है। पहला अव्यय दिया है इन्होंने यदि, तो हम यदि के एक साथ में वाक्य को प्रयोग कर देंगे कि यदि संस्कृतम पठति तर्हि ज्ञानम भवति, उस वाक्य में यदि शब्द का हमने प्रयोग कर दिया। दूसरा है विना, तो संस्कृतम विना कल्याणम नास्ति, विना शब्द उसमें आ गया। फिर है यत्, तो विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम इति, इसमें भी यत् शब्द हमने अव्यय को प्रयोग कर लिया। चौथा है दर्शने व्याकरणे च भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः, इसमें भी हमने च शब्द का प्रयोग कर लिया। और अंतिम है कृते, तो संस्कृत शिक्षणस्य कृते परिश्रमः करणीयः, संस्कृत शिक्षण के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो ये हो गए आपके प्रश्न नंबर 10, और इसके साथ साथ आपके जो प्रश्न नंबर पार्ट 7 था, पार्ट 7 के समस्त प्रश्न और उत्तर आपके यहाँ पर हो चुके हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और इसको समझ में भी आपको आया होगा। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज दीजिए, जिससे कि हम आसानी से आपकी समस्याओं को अगली वीडियो में या कमेंट का रिप्लाई दे करके आपकी वीडियो को, आपकी समस्या को हम सुलझा सकें। बच्चों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो फ़ायदा आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से लिया है वह दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से ले सकें, या दूसरे बच्चे भी उसका लाभ ले सकें। हम एक बार फिर से आपके सामने अलग अंदाज में उपस्थित होंगे नई वीडियो को लेकर के, नए पाठ को लेकर के। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवाद।